Hello. So today we have to understand a new topic, elasticity of demand. डिमांड हम पढ़ चुके हैं. क्या होता है डिमांड हम जानते हैं. डिमांड refers to all the quantities which a consumer is willing and able to purchase at different possible prices. हम ये भी देख चुके हैं कि प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी भी बदल जाती है, राइट? लेकिन कितनी बदलती है? हर तरह के गुड्स में अलग अलग होगा, हर तरह के कंज्यूमर के लिए अलग अलग होगा. आप समझ के देखिए, कोई अगर बहुत अमीर है तो प्राइस के चेंज से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा. लेकिन कोई गरीब है या कोई मिडिल क्लास का है तो प्राइस बढ़ने पर वो कम खर्च करेगा और कम क्वांटिटी परचेज करेगा, और प्राइस कम होने पर वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेगा, राइट? तो ये जो चेंज है ना क्वांटिटी में, ये उतना ही नहीं होता जितना प्राइस में चेंज हुआ है. उसके प्रोपोर्शनेट हो ये जरूरी नहीं है. वो कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है. तो प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है ना, उसकी डिग्री को इलास्टिसिटी बोलते हैं. इनफैक्ट इलास्टिसिटी कई तरह की हो सकती है. प्राइस से रिलेटेड होगी तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम से रिलेटेड होगी तो इनकम इलास्टिसिटी, रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड होगी तो क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट के खर्चे से रिलेटेड होगी तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी. बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन हम अभी फोकस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी पे. सो मैं इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर देता हूं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to responsiveness of quantity demanded with respect to change in price. फिर से सुनना, गौर करना. Price elasticity refers to responsiveness. It refers to what? It refers to responsiveness. Responsiveness किसकी? Of quantity demanded. Of quantity demanded. With respect to what? किस चीज की वजह से responsiveness? With respect to change in price. Price elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस किसकी? क्वांटिटी डिमांडेड की, विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. मतलब प्राइस में बदलाव होगा, उसकी वजह से क्वांटिटी बदलेगी. वो कितना टाइम्स बदलेगी, कितने हद तक बदलेगी, वो रेस्पॉन्सिवनेस ही इलास्टिसिटी कहलाती है. एग्जाम्पल के तौर पर प्राइस 10% बढ़ा है और क्वांटिटी 30% कम हो गई, तो 3 गुना कम हो गई, तो मैं बोलूंगा ये ज्यादा इलास्टिक है. रिस्पॉन्सिवनेस, सो इलास्टिसिटी का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस. बड़ा रिस्पॉन्स आएगा तो ज्यादा इलास्टिसिटी, छोटा रिस्पॉन्स आएगा तो कम इलास्टिसिटी. मोर इलास्टिसिटी, जिसको हम सिर्फ इलास्टिक भी बोलते हैं, मीन्स बिगर चेंज इन क्वांटिटी. ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है. ज्यादा इलास्टिसिटी मतलब क्वांटिटी में बड़ा चेंज, मीन्स बिगर चेंज इन क्वांटिटी. लेस इलास्टिसिटी, जिसको हम इन इलास्टिक भी बोलते हैं, मीन्स lesser change in quantity. सो इनलास्टिक कब हुआ? कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी की डिमांड इनलास्टिक कब हुई?
जब प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा भी होता है क्या? यस, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सॉल्ट, नमक। मान के चलिए आपके घर में एक महीने में 1 किलो नमक कंज्यूम होता है। नमक का प्राइस है लेट्स से 20 रुपीज। अगर ये 20 की जगह 25 हो जाए तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होना चाहिए कि क्वांटिटी हमारी कम होनी चाहिए। लेकिन आप तो महीने में उतना ही नमक खा रहे हो, आप बोल रहे हो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जी में नमक तो होना चाहिए, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे कोई बात नहीं। तो क्या आपकी जो ये क्वांटिटी है ना, जो ये कमोडिटी है नमक, सॉल्ट, क्या वो इलास्टिक है या वो इनइलास्टिक है? सर वो इनइलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि उसमें लेसर चेंज आया है क्वांटिटी में। लेसर मतलब जीरो भी हो सकता है। उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया या उसकी क्वांटिटी में बहुत कम फर्क पड़ा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक, राइट। तो अलग अलग चीजों की अलग अलग इलास्टिसिटी होती है। इनफैक्ट अलग अलग लोगों के हिसाब से भी अलग अलग इलास्टिसिटी होती है। वही चीज मेरे लिए हो सकता है इलास्टिक हो, ज्यादा इलास्टिक हो, जो आपके लिए लेस इलास्टिक है, क्योंकि आप बहुत अमीर हो, आपको फर्क नहीं पड़ता पैसे कितने दे रहे हो। सो इट मे डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कमोडिटी टू कमोडिटी, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट। भाई डिमांड पे कोई एक चीज तो एक्ट नहीं कर रही, बहुत सारी चीजें एक्ट कर रही हैं। उन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, राइट। सो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी। अब इसको कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के ब्रॉडली मैं बोलूंगा कि 3 मेथड है। वैसे तो 2 मेथड है, पर मैं उसको स्प्रेड करने जाऊंगा तो 3 और 3 के बाद 4 भी हो जाएंगे, राइट। पर अपन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मेथड लेके चलेंगे, दैट इज परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का एक अच्छे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं, एक अच्छा टॉपिक है। सो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह से कैलकुलेशंस होती है। परसेंटेज मेथड या द अदर नेम इज प्रोपोर्शनेट मेथड। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का तरीका है। परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड, यहां पे हम ये देखते हैं कि कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आया क्वांटिटी में विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, इसलिए नाम ऐसा पड़ा। In this method, price elasticity is calculated as a ratio of percentage change, as a ratio of percentage change in quantity demanded with respect to percentage change in price। मतलब प्राइस में होने वाले परसेंटेज चेंज की वजह से क्वांटिटी में जो चेंज आया है उसका जो रेशियो है, मतलब क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय प्राइस में परसेंटेज चेंज, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। सर इलास्टिसिटी को हम डिपिक्ट करते हैं ईडी से। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको कभी कभी ईपी भी लिखते हैं। ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, जो ये डेफिनेशन इसी से फॉर्मूला निकालेंगे, ये एक रेशियो है। रेशियो मतलब अपॉन की फॉर्म में, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। उसमें भी बोला है कि 2 चीजों का रेशियो है, एक है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज
in quantity demanded upon percentage change in price. फिर से समझिए, डेफिनेशन भी समझिए और वो डेफिनेशन से कैसे फॉर्मूला रिलेट करता है ये भी समझिए। परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड क्या बोलता है कि भाई इलास्टिसिटी निकालो ना, तो आप दो चीजों का रेशियो कर लो, कितना परसेंट चेंज आया है क्वांटिटी में, उसको डिवाइड कर दो कितना परसेंट चेंज आया है प्राइस में, पता पड़ जाएगा कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। मतलब जो आप वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ढूंढ रहे थे ना, वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मिल जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा कि हमेशा एक वैल्यू नेगेटिव आएगी और दूसरी पॉजिटिव आएगी, मतलब हमेशा तो नहीं, ज्यादातर। वाई? बिकॉज वी नो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है सीधे सीधे कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, राइट? सो मान के चलिए कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज +5, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड माइनस का कुछ होगी, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। तो अगर पॉजिटिव चेंज है प्राइस में तो नेगेटिव चेंज हो जाएगा क्वांटिटी में, और अगर नेगेटिव चेंज है प्राइस में तो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा क्वांटिटी में। कुल मिलाकर के जो मेरा इस इक्वेशन से आंसर आएगा ना, वो नेगेटिव होगा ज्यादातर केसेस में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है। दैट्स व्हाई व्हाट वी डू इज हम इस फॉर्मूले में एक नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। लेट मी टेल यू अगेन व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज यूज्ड। This negative sign is used to make the overall answer a positive one. ज्यादातर सिचुएशंस में देखो, एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं, हमने पढ़े हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, गिवन गुड्स वगैरह, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, इन सब केसेस में हमको देखने को मिलेगा कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है, राइट? ऐसा कुछ। तो ऐसे केस में तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव ही आता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में जब प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम होती है, उस केस में आंसर नेगेटिव आ जाता, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने एक नेगेटिव का साइन लगाया है। ऑलराइट, ठीक है। अब सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलती है? आप ये मान के चलिए कि क्वांटिटी में Q इज इनिशियल क्वांटिटी, Q1 इज फाइनल क्वांटिटी, या मैं बोलूं न्यू क्वांटिटी, ठीक है? ऐसे ही P हो जाएगा इनिशियल प्राइस, और P1 हो जाएगा फाइनल प्राइस या न्यू प्राइस, ठीक है? ये आपकी मैथमेटिकल नोटेशंस हैं जो हम यहां पे यूज करेंगे। अब बताइए जरा कि क्वांटिटी कुछ थी, उससे कुछ और हो गई, चेंज हुई है। क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से कितना परसेंटेज चेंज हुआ वो देखना है। उसको कैसे निकाला है? सर परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहले ये तो देखो कि दोनों में चेंज कितना है। मतलब Q1 में से Q को तो माइनस करो, नई वाली क्वांटिटी में से पुरानी वाली को तो माइनस करो, तो पता पड़ेगा इतना चेंज हुआ है। उसको डिवाइड कर देना पुरानी वाली क्वांटिटी से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। नॉर्मल जैसे परसेंटेज निकलता है वैसे हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकल आएगा। देखते हैं, मैं क्या करूं, Q1 दैट इज न्यू क्वांटिटी माइनस Q दैट इज ओल्ड क्वांटिटी। इससे क्या आया, चेंज इन क्वांटिटी। लेकिन हमको क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। Q1 माइनस Q से क्या आया, चेंज इन क्वांटिटी। हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं इनिशियल क्वांटिटी से डिवाइड और इनटू 100 कर दूंगा तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स। भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय, जैसे आपके मार्क्स कैसे निकालते हैं, टोटल आपके मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100, वैसे यहां किया है। परसेंटेज चेंज निकाला था तो जो भी चेंज है डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100 कर दिया। इससे आया हुआ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। लेकिन हमको डिनोमिनेटर में और क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी चाहिए।
लिख देते हैं, वो भी सेम होगा, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस डिवाइड बाय पुराना प्राइस इनटू 100। यस, बिल्कुल सही। तो हमारा अभी फॉर्मूले का डेरिवेशन चल रहा है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं ये अच्छी नहीं लग रही। क्या मैं Q1 माइनस Q को मैं अगर लिखना चाहूं डेल्टा Q, जहां पर डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा जो नोटेशन है उसका मतलब क्या होता है, चेंज। P1 माइनस P को क्या लिख दूं, डेल्टा P। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। यहां पर डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज। डेल्टा सिंबल ही किसका है, चेंज का, याद रखिएगा ये बात। तो मैं इन चीजों को यहां इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास नया फॉर्मूला क्या बचेगा, माइनस का साइन तो रहेगा सर, और मान लीजिए 100 से मैं 100 को कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास नया फॉर्मूला क्या बचेगा, Q1 माइनस Q की जगह में ले रहा हूं डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q तो था ही, तो Q1 माइनस Q की जगह लिखा मैंने डेल्टा Q डिवाइड बाय Q इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया। इस पूरी टर्म को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, P1 माइनस P को वापस मैं क्या लिख दूंगा, P1 माइनस P को लिख दूंगा डेल्टा P, और इसको डिवाइड करूंगा P से क्योंकि वो तो पहले ही है। तो P1 माइनस P की जगह मैंने लिखा डेल्टा P और P को एज इट इज ले गया, और 100 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कैंसिल हो गया। कुल मिला के मेरा फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा Q अपॉन Q होल अपॉन डेल्टा P अपॉन P। ये मेरा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। अब भी ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत ऊंची मंजिल जैसी हो गई। हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर को अगर आप ऊपर ले आओ तो उसका इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, डेल्टा Q, एक बार माइनस का साइन तो है ही, डेल्टा Q अपॉन Q, तो ये हो गई ऊपर वाली टर्म, और नीचे वाली टर्म को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब P ऊपर आ जाएगा और डेल्टा P नीचे चला जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये है। इसको भी, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, डेल्टा डेल्टा एक तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस का डेल्टा Q डिवाइडेड बाय, मैं डेल्टा P को इधर ले आऊं और इस Q को उधर ले जाऊं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है ना, तो हम डिनोमिनेटर एक से दूसरी जगह कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली डिनोमिनेटर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मेरा एंड में एक ऐसा फॉर्म है जो मैं ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है कि ये ही यूज हो। इन फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, कभी ये भी काम आएगा, ये भी काम आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। कभी कभी हमें दो फॉर्मूले का मिक्सचर करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरह की दे रखी होगी। तो दिस इज अ परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे ये कैलकुलेशन कैसे करनी है समझ में आएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। प्राइस आपको दे रखा है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी was ₹10 per unit
and its quantity was quantity demanded was 100 units. When price changed to rupees 12 per unit, the quantity demanded reduced to 60 units. Calculate elasticity of demand. ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, मान के चलिए क्या दे रखा है क्वेश्चन, फिर से बोलता हूं मैं कि जब प्राइस थी 10 तो क्वांटिटी थी 100. जब प्राइस थी 10 तो क्वांटिटी थी 100. मेरे को बताइए जरा कि क्या मैं प्राइस को P लिखूं और क्वांटिटी को Q लिखूं? बिल्कुल सही है, ये सब पुराना है. अब कुछ चेंज हुआ, कुछ फाइनल प्राइस और फाइनल क्वांटिटी भी हमको दे रखी है कि प्राइस बदल करके हो गया 12 पर यूनिट. तो मैं इसे P1 लिखूं ना. P1 क्या होता है, न्यू प्राइस या फाइनल प्राइस. P1 है 12 पर यूनिट. उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई और हो गई कितनी, 60. रिड्यूस करके कितनी पहुंच गई, रिड्यूस टू 60 यूनिट्स. तो Q1 इक्वल्स टू 60. वाह, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लिया. अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लगाऊं या ये लगाऊं वो लगाऊं? अरे कोई भी फॉर्मूला लगाइए, एट द एंड आंसर तो आएगा. पर सबसे कन्वीनियंट कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला. इसके लिए बस कुछ कैलकुलेशंस और करनी है. जैसे मुझे निकालना है डेल्टा क्यू. सर डेल्टा क्यू तो होता है चेंज इन क्वांटिटी. हाँ, कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q करके बताया था. Q1 कितना है, 60 माइनस Q कितना है, 100. आप याद रखिएगा कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव सारे सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी. तो 60 माइनस 100 करके आएगा माइनस का 40. तो उसको माइनस 40 लिखिए, उस पर दया मत करिए नेगेटिव कैसे आ गया. तो 100 माइनस 60 कर लेते हैं. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. जो जैसा फॉर्मूला है वैसा वैसा अप्लाई करना है. अच्छा, डेल्टा P निकाल सकते हैं. हाँ, उसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस P. नई प्राइस माइनस पुरानी प्राइस. नई प्राइस है 12 माइनस पुरानी प्राइस है 10. तो 12 माइनस 10 करके 2 आएगा. तो हमारे पास डेल्टा Q भी है, डेल्टा P भी है, P भी है, Q भी है. तो अगर डेल्टा Q, डेल्टा P, P और Q सब है तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं लास्ट वाला और इलास्टिसिटी निकाल सकता हूं. बिल्कुल निकाल लेते हैं. मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं. इलास्टिसिटी आपकी कितनी आएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पहले लिखूंगा, माइनस का डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इन. फॉर्मूला हमेशा लिखना, बिना फॉर्मूला लिखे क्वेश्चन करना मत. डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे कोई मतलब नहीं है. पहले एक बार फॉर्मूला लिखो, उसके बाद प्रैक्टिस करके फिर क्वेश्चन करो. सो डेल्टा Q कितना, डेल्टा Q का वैल्यू है माइनस 40. माइनस का 40 डिवाइड बाय डेल्टा P कितना है हमारे पास 2 इंटू P और Q की वैल्यू कितनी है, P इज 10 एंड Q इज 100. तो 10 अपॉन 100. मतलब जैसा जैसा फॉर्मूले में बोला था वैसा वैसा हमने वैल्यूज को पुट कर दिया. अब जितना जितना कैंसिल हो सकता है उतना उतना कैंसिल कर देते हैं. 100 के एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो यहां से कैंसिल, फिर एक माइनस से ये माइनस कैंसिल, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस. तो टोटल हमारे पास रह जाता है 4 डिवाइड बाय 2. इसको भी कैंसिल कर लेते हैं ना, दैट इज 2. मेरी इलास्टिसिटी आई है 2. तो मैं इसे क्या बोलूं, ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? मेरे को बोलना चाहिए ये इलास्टिक है. इलास्टिक क्यों है,
क्योंकि वैल्यू 1 से ज्यादा आई है। जब भी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्राइस में तुम अगर 1 रुपए का चेंज करते हो तो क्वांटिटी में 1 रुपए से ज्यादा का चेंज होता है, मतलब 1 यूनिट से ज्यादा का चेंज होता है, जिससे यहां पे हो रहा है। इलास्टिसिटी 2 है तो उसका मतलब 2 गुना चेंज हो रहा है किसमें, क्वांटिटी में। आप देख भी सकते हैं, क्वेश्चन से ही पता लगता है कि क्वेश्चन में प्राइस 2 रुपीज से बढ़ा, मतलब 20% बढ़ाया, और क्वांटिटी में देखो आप 100 से 60 पहुंच गई, मतलब 40% क्वांटिटी कम हो गई, तो डबल ही हुआ। इसको मैं जब भी आंसर 1 से बड़ा आएगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इलास्टिक, दैट इज इलास्टिक। डिमांड इज इलास्टिक। डिमांड कैसी है हमारी, इलास्टिक, मतलब जो भी चेंज होगा प्राइस में उससे ज्यादा चेंज होगा क्वांटिटी में, प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली द चेंज विल बी हायर एज कंपेयर टू चेंज इन द प्राइस। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, इसको आप नोट करिए। फिर एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे। लेट्स से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी increased from ₹10 per unit to 20 per unit, due to which quantity demanded decreased by 80%. Calculate elasticity of demand. मैं बहुत आराम से तसल्ली से इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तो कितनी भी तेजी से क्वेश्चन करिए कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन कैसे करें सर इसका? सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप सबसे टफ होता है, जिसके लिए आप खुद को मनाना पड़ता है, दैट इज फॉर्मूला लिख दो। अच्छा, फॉर्मूला यहां पे वो लिखना पड़ेगा जो अप्लाई कर सके। हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे उसमें कौन सा वाला यहां अप्लाई हो रहा है? मैं बोलता हूं यहां पे कुछ वैल्यू तो परसेंटेज की टर्म्स में दे रखी है, कुछ वैल्यू में आपको नंबर्स दे रखे हैं तो परसेंटेज निकाला जा सकता है। कहने का मतलब परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। सो कैन आई से दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस का परसेंटेज चेंज in quantity demanded divided by percentage change in price कर दूं। बिल्कुल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपको सीधे सीधे दे रखा है, 80% चेंज हुआ है। ध्यान रखना, लैंग्वेज पे ध्यान देना। लैंग्वेज ने बोला है ड्यू टू विच क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज्ड। ये डिक्रीज्ड का मतलब हुआ कि क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव चेंज है। इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव होता है, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव चेंज है। मतलब यहां जो चेंज है ना वो माइनस का 80% है। आई होप समझ में आया। फिर से बोलता हूं, क्वांटिटी में चेंज है 80% का, लेकिन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता पड़ा? इसके साथ जो लगा हुआ वर्ड है उससे, कि क्वांटिटी डिक्रीज हुई है 80% से, मतलब साफ है कि -80% चेंज है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो लिख लिया सर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था प्राइस का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, P1 - P डिवाइडेड बाय P
इंटू 100। मेरे को यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा इस बार, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्टली परसेंटेज निकाल करके है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है। 100 से 100 कैंसिल करने का मौका नहीं मिल पाया। ऊपर वाली वैल्यू पहले ही 100 मल्टीप्लाई करने के बाद दे रखी है, परसेंटेज में ही तो दे रखा है, राइट? हमने फॉर्मूले का जब डेरिवेशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में जो परसेंटेज की वैल्यूज है वो कैसे निकालनी है। तो P1 माइनस पी अपॉन पी इंटू 100 करने से परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। क्या हमें P1 और P के फॉर्मूले वैल्यूज दे रखी हैं? यस। आपको दे रखा है पहले प्राइस था 10 और अब प्राइस हो चुका है 20। तो P1 और P दोनों दे रखे हैं। फॉर्मूले में फर्दर अप्लाई करते हैं, माइनस का 80 माइनस का -80 डिवाइडेड बाय P1 इज 20 माइनस P इज 10। P1 माइनस P मतलब 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय P की जगह कितना था 10 इंटू 100। एक जीरो से ये कटा। देखें आगे सॉल्व करके क्या आता है, माइनस का -80 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 करने पर 10 आया। उसको भी तो हमें नहीं, किसी से डिवाइड नहीं कर रहे क्योंकि 10 कैंसिल आउट हो चुका है। इस 10 को मल्टीप्लाई जरूर करना है क्योंकि यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होता तो यहाँ पे 10 की वैल्यू बची थी ना, तो इंटू 10। माइनस को अंदर ले जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, ऊपर वैल्यू आई 80 और नीचे वैल्यू आई 100 की। ओवरऑल वैल्यू कितनी हुई सर? 0.8। इतना तो सॉल्व करना आता होगा ना, 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.8। अब 0.8 क्योंकि 1 से छोटा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इनइलास्टिक। दैट इज इनइलास्टिक। सर अगर वैल्यू सीधे सीधे 1 ही आ जाए तो क्या कहेंगे? अगर वैल्यू 1 आती है तो मैं उसको बोलूंगा यूनिटरी इलास्टिक। 1 का मतलब होता है यूनिट, तो 1 की जितनी वैल्यू आई तो यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलेंगे? अगर आंसर आता है हमारा 1 तो हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिसिटी इज यूनिटरी इलास्टिक। सो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हमें बेसिक्स तो समझ में आ गया कि कैसे हमारा परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड यूज होता है।